लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। नमस्कार, हमारी पेशकश में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। जी हां, बात जींद उपचुनाव की, लेकिन जींद उपचुनाव में एक नया चैप्टर, एक नया ट्विस्ट भी देखने को मिल रहा है, जहां पर पारिवारिक जंग जो है वो सबके सामने आ चुकी है। सबसे पहले अभय चौटाला का एक स्टेटमेंट आपको हम सुनाना चाहते हैं, जो इस पूरे मसले में सबसे ताजा बयान है। उसमें जरा सुनिए कि अभय चौटाला किस तरीके से दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला को उन पर तंज भी कस रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि इनसे कोई पारिवारिक रिश्ता नहीं। लेकिन जो घिनौना काम इन लोगों ने किया है, ये काम तो औरंगजेब ने, या तो औरंगजेब ने किया था और या फिर अब इन लोगों ने मिलकर के षड्यंत्र रच करके चौटाला साहब के खिलाफ किया है। हमारा आज तक तो इनके साथ पारिवारिक रिश्ता था, लेकिन आज हम इस पारिवारिक रिश्ते को भी इनसे खत्म करते हैं। मैंने स्पष्ट कह दिया, मेरा उन लोगों से कोई रिश्ता नहीं है। बड़ी नहीं हुई। दुष्यंत चौटाला आज जिस हालात में है, चौधरी देवीलाल के नाम से है, उनके परिवार के नाम से है, लेकिन इसके बावजूद एक ये अपने नाम के पीछे से चौटाला हटा ले, लोग कल ही इनकी औकात दिखा दे। वही कह रहे थे, पॉलिटिकल जब विजन अलग हो गया, पार्टी अलग होगी, फिर हमें द्रोही क्यों कहा जा रहा है, जब सारी रास्ते ही अलग कर दिए गए। जो षड्यंत्र रचा है तुम्हारे सारा सामने है। इन्होंने तो देशद्रोहियों से भी ज्यादा बड़ा जुर्म किया है, औरंगजेब से भी ज्यादा बड़े गुनाहगार हैं ये। तो फ्रंट फुट पर आकर लड़ाई लगाई आप इनके खिलाफ। अब तक तो आप मैं अपनी राजनीतिक विचारधारा अलग रखूंगा, विचारधारा को आगे बढ़ाऊंगा। जो चौधरी देवीलाल की और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की विचारधारा है, हम उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। ठीक है। इन लोगों ने हमारे से संबंध पिछले 5 महीने से खराब किए हुए थे, लेकिन हमारी सोच ये नहीं थी कि हम कहीं खड़े होकर के ये कहें कि हमारे परिवार में कहीं कोई इस तरह का विवाद है। इस सारी कलह का इन सब की जिम्मेवार अगर कोई है तो ये दोनों लड़के हैं और इनकी माँ है। तो मैंने तो बहुत थोड़ी बात कही है। जो काम उन्होंने किया है, हरियाणा प्रदेश के किसी भी व्यक्ति से जाकर के पूछ लो कि जो कल हुआ था आपकी उसके ऊपर क्या टिप्पणी है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी राजनीतिक दल का अगर ये कह देगा कि यह सब ठीक हुआ, तो फिर मैं इस राजनीति से अपने आप को दूर कर दूंगा। बहुत ही अहम बयान, और हर बयान के अपने अपने मायने हैं, लेकिन सिलसिला यहां पर अभी थमा है। उस छोर को अगर हम पकड़ने की कोशिश करें जहां से इन बयानों की शुरुआत हुई, ओम प्रकाश चौटाला का वो बयान जब फरलो रद्द हुआ और उनको वापस तिहाड़ अब जाना पड़ रहा था, तो उस दौरान उनका एक स्टेटमेंट आया, ये सुनिए। कोई नई बात है, साजिश के तहत मेरी फॉलो चौटाला साहब, आप दुष्यंत और दिग्विजय का समर्थन कर रहे हैं, ऐसा प्रचार किया जा रहा है कि आप उनको समर्थन कर रहे हैं। मैं गद्दारों को और देशद्रोहियों का कभी समर्थन नहीं करता। मैं पार्टी के प्रति समर्पित कार्य करता हूँ, और मेरी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल का उम्मीदवार उमेश रेड्डी जो है, मैं उसका समर्थक हूँ और उसकी तन मन धन से मदद करूँगा। चौटाला साहब, आप फरलो पे जा रहे हैं, क्या आप स्वस्थ हैं जेल से? अरे तो चुप कर रहे, क्या कर रहे हो आप क्या स्वस्थ हैं? आपको ले जाया जा रहा है वापस? नहीं, मैं स्वस्थ नहीं हूँ, मुझे जबरदस्ती हॉस्पिटल से निकाला जा रहा है। तो चौटाला साहब, क्या जींद में जिस प्रकार से वहाँ राजनीति चल रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? जींद की राजनीति चाहे कुछ भी चले, जींद जो है वो मेरे पिताजी का राजनीतिक क्षेत्र है, और इसलिए जींद के लोग उनके प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं। सर, ऐसा प्रचार किया जा रहा है कि आपने फरलो इसलिए रद्द करवाई है खुद से क्योंकि दुष्यंत दिग्विजय के खिलाफ आप प्रचार नहीं करना चाहते थे। क्यों नहीं करना चाहता? मैं गद्दारों को और देशद्रोहियों को कभी भी माफ करने के लिए तैयार नहीं हूँ। जी हाँ, तो गद्दारों को माफ करने के लिए कभी भी तैयार नहीं हूं, किसी भी वक्त तैयार नहीं हूं। लेकिन इन तमाम चीजों से इधर जो सबसे बड़ा एक टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है, वो एक इमोशनल बयान जो एक नॉन पॉलिटिकल शख्स की तरफ से है, उस लेडी की तरफ से जो दुष्यंत और दिग्विजय की दादी है। वो तो सबको पता है, कराई है उन्होंने, और रैली में जो धक्के मुक्के हुए थे वो भी किसी से
छुपे हुए नहीं है। वो तो अपने दादा को गिराना चाहते थे, भी इनके पैर हाथ टूट जाएगी, और बचा लिया कोई थे बेचारे। बस दुष्यंत जैसा, दिग्विजय जैसा नालायक तो किसी के पैदा ही ना हो, और हो तो रहे ना। और मैं तो आखिरी यही कहती हूँ भी वो चारों जी, मैं तो मर जाऊं तो मेरी अर्थी के भी हाथ ना लगाए, अरे मुझे देखने में नहीं आए। बस मैं इतनी दुखी हूं उनसे, और मेरे से क्या कुछ हो गया। जी हाँ, ये पूरा का पूरा जो बयान है वो एक टर्निंग पॉइंट के तौर पर भी देखा जा रहा है। लेकिन अब एक पक्ष की आपने लगातार बात सुन ली कि किस तरीके से अटैक हो रहे हैं। अब डिफेंस या फिर काउंटर अटैक, उसकी बारी है। नैना चौटाला का सबसे पहले स्टेटमेंट सुनाते हैं आपको। कांग्रेस ने राज कर लिया और 10 सालों में आप लोगों ने देख लिया हो कि ये जींद और जींद के जितने भी गांव हैं, जहां जींद थी वहीं जींद आज खड़ी है। महिलाएं, क्या मैं बोलूं, मैं दुष्यंत का जब मेरा नाम आता है तो मुझे ये लगता है कि भगवान ने ना सारी मुसीबतें उस बच्चे को दे दी। इतना भी कोई जिंदगी में, किसी की जिंदगी में मतलब इतनी तकलीफें हो सकती है क्या? मतलब एक बच्चा अगर उसको हरियाणा की जनता चाह रही है तो ये दुष्यंत का कौन सा गुना हो गया जो मतलब घर के इतने कोई दुश्मन होते हैं क्या अपने बच्चों के? जी, ये पहला काउंटर अटैक कह लीजिए या फिर एक डिफेंस में जवाब कह लीजिए। अब एक बयान दुष्यंत चौटाला का भी सुनिए। जब दुष्यंत पर और दिग्विजय पर यह आरोप लगे कि साजिशन फरलो जो है वो रद्द करवाया गया है, उसके बाद दुष्यंत चौटाला ने अपना एक स्टेटमेंट भी दिया है, वो भी सुनाते हैं आपको। कि उन्होंने इस समर्थन के बाद जीत को आश्वस्त कर दिया है और मजबूती के साथ अब दिग्विजय सिंह शहर से भी भारी मतों से जीतकर निकलने का काम करेंगे। आज जो हालात जींद के हैं, आज कोई भी विपक्षी दल हो वो एक ही मंशा के साथ हम पे आरोप लगाता है। उनकी यही मंशा है कि किसी तरह जननायक जनता पार्टी को रोकने का काम किया जाए, और ये दिखाता है कि घबराहट, ये दिखाता है कि आज दिग्विजय सिंह चुनाव जीत रहे हैं। अगर किसी की पैरोल रद्द कराने के लिए कोई पॉलिटिकल संगठन बीच में आ सकता तो फिर तो पैरोल मंजूर कराने के लिए भी आ सकता। फिर तो हम डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को कल ही मंजूर करवा के ले आए। तो केवल मात्र उन लोगों की कई बातें हैं जो लोग सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक एक ही चीज़ सोचते हैं कि किस प्रकार से जननायक जनता पार्टी को रोका जाए। और मैंने तो पहले कहा था, हर एक के पास अधिकार है। जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, परसों ही फरलो मंजूर हुई थी। अब क्या कारण रहे हैं, किन लोगों ने पैरवी प्रॉपरली नहीं करी, वो तो वो लोग जवाब दें। पर हमारी ओर से एक ही स्पष्ट है कि इलेक्शन आज जननायक जनता पार्टी वर्सेस आज भारतीय जनता पार्टी का है, जो सरकार में बैठी है और सरकारी मशीनरी का मिस यूटिलाइजेशन कर अपने आप को चुनाव में उतारने का प्रयास कर रही है। ठीक है, अब इधर दिग्विजय चौटाला का भी एक अहम स्टेटमेंट सामने आया है, जरा ये भी सुन लीजिए। आम आदमी पार्टी के कारण ही किसी की पेरोल रद्द होती तो फिर तो हम अपने पिता की पेरोल करा के मेरे पिता को इस चुनावी कैंपेन में नहीं बाहर घुमा रहे होते। हम इतने ही ताकतवर होते तो मेरे पिता जेल में क्यों होते और मेरे दादा क्यों जेल में होते? हम उन दोनों को बाहर ही ले आते। ये दिक्कत पीछे जो हुई ये होनी ही नहीं थी। हम इतने ताकतवर होते तो आज इतना संघर्ष करने की और ये सब चीज़ें करने की जरूरत थोड़ी पड़ रही होती। जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, लोगों का जो इस संघर्ष में आज इस व्यवस्था के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे हैं, किन परिस्थितियों में किस ने क्या बात कह दी, इसके बाद तो मैं जवाब नहीं दे सकता। मैं फिर कह रहा हूँ कि कुछ बातें किन हालातों में, वो गाना था पुराना, कुछ तो कारण रहे होंगे, तो कुछ तो कारण रहे होंगे। किस वजह से क्या बात किसने क्या कह दी, तो उन पे इतनी चर्चा और इतना जो है ना इंटरेस्ट किसी को नहीं लेना चाहिए। जो फैमिली अफेयर है ये तो जनता तय करेगी। पब्लिक डोमेन में हम हैं, प्राइवेट लाइफ हमारी, फैमिली लाइफ अलग है, परिवार की लाइफ हमारी अलग है। हम अपने बड़ों का आदर मान करते हैं, ये उन्हीं से सीखें और करते आएंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता। हम अपने बड़ों का आदर और मान करते हैं, इससे कोई रोक नहीं सकता, हम करते आएंगे। लेकिन चाहे वो चाचा हों, चाहे वो दादा हों या फिर दादी हों, वो तो लगातार ये कह रहे हैं कि नहीं होते तो बेहतर था।
हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं, आइए उन दोनों से मिलवाते हैं आपको। हमारे साथ जेजेपी की तरफ से अजय गुलिया जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है अजय गुलिया जी आपका। और प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में अजय गुलिया जी आपसे करना चाहूँगा कि दिग्विजय ये कह रहे हैं कि हम करते रहेंगे सम्मान, सम्मान है और सम्मान रहेगा, लेकिन सामने वाला तो सीधे तौर पे कह रहा है और दादी तो ऐसी बातें कह रही हैं जो आपने भी बखूबी सुनी। देखिए साकेत भाई, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का सम्मान ना सिर्फ हम बल्कि समूचे भारतवर्ष के लोग करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके साथ इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता, इस सच को भी झुठलाया नहीं जा सकता कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हमारे विरोधी दल के मुखिया हैं और वो हर वो प्रयास करेंगे जिससे हमारे दल की जो जींद में जीत अच्छा, ये दिखाई दे रही है। रद्द करवाया क्या आप लोगों ने, इतना आरोप लग रहा है? नहीं साकेत भाई, हम इस प्रकार के लोग नहीं हैं और ये तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये सब लोग, ये सारा काम इंडियन नेशनल लोकदल ने स्वयं भाजपा की गोदी में बैठने के लिए किया है और ये तो चुनाव आते आते स्पष्ट हो जाएगा कि ये लोग अंत में ये बात पर आएंगे कि किसी तरह दिग्विजय जी को रोका जाए और इसके लिए ये भाजपा की गोदी में भी बैठने का काम करेंगे। ठीक है प्रवीण अत्रे जी, सवाल आपसे ये कि इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप लोग कि परलों को रद्द करवा दिया इन लोगों ने साजिशन, इसका आधार क्या है साहब? जी देखिए साकेत, मैं आपको आधार भी देता हूं और इनके झूठ की पोल भी खोलता हूं जी, लेकिन अपनी बात कहने से पहले मैं राहत इंदौरी का एक शेर है वो जरूर पढ़ूंगा इनके लिए जी। झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, सरकार ने ऐलान किया है सच बोलो, घर में झूठों की मंडी लगी है, बाहर लिखा है सच बोलो। ये झूठों की टोली है। अभी मित्र कह रहे थे कि इनेलो ने भाजपा की गोद में बैठ के ये फरलो रद्द करवा दी, जबकि फरलो रद्द करने का आदेश 19 तारीख को दिल्ली के गृह मंत्री सत्येंद्र जैन ने निकाला। अब सत्येंद्र जैन तो आम आदमी पार्टी के मंत्री हैं, दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, ना तो भारतीय जनता पार्टी से लेना देना कुछ है, ना ही इनेलो से है, और आम आदमी पार्टी जो है वो समर्थन कर रही है हमारे इन झूठे मित्रों का। देखिए हैरानी होती है, 17 तारीख को जो फरलो मंजूर हो जाती है, 18 तारीख को उसमें एक नई शर्त जोड़ दी जाती है कि किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में भाग नहीं लेंगे। 19 तारीख को गृह मंत्री दिल्ली सरकार सत्येंद्र जैन उस फरलो को रद्द करने का आदेश पारित करते हैं और जिस शिकायत के आधार पे आदेश पारित करते हैं वो शिकायत मिलती है 21 तारीख को। मतलब जो शिकायत उनके पास 2 दिन बाद पहुंचती है, 2 दिन पहले उसी शिकायत को आधार बना के फरलो को रद्द करने का आदेश पारित कर देते हैं। अब इससे बड़ा षड्यंत्र क्या होगा साकेत भाई, आप खुद समझ सकते हैं। मैं मानता हूं धोखा, फरेब और षड्यंत्र की ये एक ऐसी कहानी है कि किस तरह से मात्र एक विधानसभा चुनाव जीतने के लिए पोते अपने दादा के पीठ में छुरा भोंक सकते हैं। एक 84 साल के बुजुर्ग दादा जो बीमार हैं, उनको इलाज तक मुहैया ना हो, इस तरह का षड्यंत्र रचा जाता है। इलाज के दौरान उनको अस्पताल से वापस जेल में पहुंचा दो, इस तरह का षड्यंत्र रचा जाता है। उसके बावजूद इस तरह के तर्क दे रहे हैं मेरे मित्र। जींद की जनता और प्रदेश की जनता आपके चैनल के माध्यम से साकेत भाई देख रही है जी। जिस तरह की कुचेष्टा की गई है, जिस तरह से रिश्तों को तार तार किया गया है एक विधानसभा चुनाव जीतने के लिए, जनता कतई माफ नहीं करेगी। बहुत बड़े बड़े आरोप लगे हैं इस वक्त जेजेपी पर, इन सभी आरोपों का जवाब लेंगे। छोटे से ब्रेक ले आप रोक रहे हैं, लेकिन बने रहिए आप हमारे साथ, क्योंकि इन बड़े और इन गंभीर आरोपों का जवाब हम जेजेपी के प्रवक्ता से लेने की कोशिश करेंगे। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। जैसा ना लगे तो किसी के पैदा ही ना हो। जैसा ना लगे तो किसी के पैदा ही ना हो। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका। और रिश्तों की जंग की बात हो रही है और लगातार सवाल और जवाब भी हैं, आरोप और प्रत्यारोप भी है। और ब्रेक पे जाने से पहले काफी आरोप प्रवीण अत्रे जी ने इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से जेजेपी पर लगाए गए। गुलिया साहब, क्या जवाब उसका? देखिए साकेत भाई, बिल्कुल आरोप निराधार है। इनका
वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। जींद की जनता ने जिस प्रकार से दिग्विजय जी को आशीर्वाद दिया, उससे ये लोग बौखला गए हैं बिल्कुल। और जिस ये बयान की बात कर रहे हैं, मैंने आपसे चर्चा के दौरान बीच में भी मैंने कहा कि ज़रूर उसको पूरा दिखाने का काम करें उसमें, ताकि सच हरियाणा प्रदेश के लोगों को और ख़ास करके जींद के लोगों को सच पता चल सके। ये लोग तो, इनको अपनी जमानत जब तय दिखाई दे रही थी तो बौखलाहट में इन्होंने इस प्रकार का काम किया ताकि ये लोग उसका राजनीतिक लाभ ले सकें। लेकिन क्या आपको लगता है स्नेहलता चौटाला का स्टेटमेंट पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए सर्कुलेट किया गया या लिया गया? नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पे। लेकिन साकेत भाई देखिए, श्रीमती स्नेहलता चौटाला जी हमारी माननीय है, सम्माननीय है और सदैव उनके चरण छू कर के आशीर्वाद लेकर के आशीर्वाद प्राप्त करने का काम हम लोगों ने किया है। और ये सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए। और मैं तो आपसे अनुरोध करूंगा साकेत भाई कि 1 मिनट रोक करके उसको पूरा चलाएं। 1 मिनट नहीं, इनके मना करने से क्या होगा, उसको पूरा चलाएं, जिसके अंदर स्पष्ट रूप से वो कह रही हैं, वो कि अपनी बहू की तारीफ भी कर रही हैं कि उन्होंने तो सदैव उनकी सेवा करने का काम किया और आज्ञाकारी बहू के रूप में उनके साथ रहने का काम किया। साकेत भाई ये फिर वही झूठों की मंडी वाला काम शुरू कर दिया। अब इसको रोक दो, अब दोनों को रोक दो, हम दोनों को रोक करके साकेत भाई उसको पूरा चला दो। साकेत भाई मैं कहता हूँ दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, पूरा चला दो, एक बार पूरा चलाएं फिर उसके बाद चर्चा करें। साकेत भाई दो चीजें हैं। अजय सिंह चौटाला पैरोल से वापिस जाते हैं। 18 जनपद पे दिल्ली आम आदमी पार्टी के 2 विधायक उनसे मुलाकात करते हैं, ये आपको भी मालूम है, आपकी कवरेज भी है, आपने मीडिया में बताया भी। आम आदमी पार्टी जो कुछ टाइम पहले तक ये बोल रही थी कि जींद उपचुनाव में हम नोटा का समर्थन कर रहे हैं, वही आम आदमी पार्टी कुछ दिन बाद जननायक जनता पार्टी के साथ साझेदारी करती है और आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है। उन्हीं के गृह मंत्री सत्येंद्र जैन जो है वो चौटाला साहब की फरलो के ऑर्डर करते हैं रद्द करने के, और ऐसी झूठी शिकायत पे जो उनको 2 दिन बाद मिल रही है। एक दूसरी बात, जो जननायक जनता पार्टी के मित्र कह रहे हैं जमानत जब्त, जींद की जनता पे छोड़ दीजिए, ये निर्णय जींद की। अच्छा ठीक है, प्रवीण अत्रे जी एक चीज बताइए मुझे, स्नेहलता जी का जो स्टेटमेंट आया है, क्या वो जो आरोप लग रहे कि पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए बयान सामने आया है? बड़ी हैरानी होती है हमारे इन मित्रों की सोच पे और मुझे दुख भी होता है। एक वृद्ध महिला जो दादी है और वो अपने पोतों के ऊपर अगर इस तरह के आरोप लगाती है, उसके दर्द को समझने की जरूरत है, ना कि उसका राजनीतिकरण करने की। गुलिया भाई की भी दादी होंगी, मेरी भी और साकेत जी आपकी भी है। अपने बुजुर्गों का सम्मान हम भगवान की तरह करते हैं। अगर हमारे कुकृत्यों से हमारे बुजुर्गों की आत्मा तड़पे, हमारे बुजुर्गों को हृदय में दुख पहुंचे, मुझे लगता है हमें तो जीने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। एक आखिरी कमेंट, एक दादी अगर अपने पोते के विषय में ऐसा कहती है, समझ सकते हैं कि उस पोते के कृत्यों की वजह से कितना दुख हुआ होगा। बोलिए जल्दी से। इस पूरी चर्चा के दौरान प्रवीण अत्रे भाई ने एक बात अच्छी कही कि ये निर्णय जींद की जनता पे छोड़ देना चाहिए और 31 तारीख को जब रिजल्ट आएगा जरूर इस विषय पर चर्चा करेंगे। जींद की जनता अपने विवेक का इस्तेमाल करके अपने मत का प्रयोग करने का काम करेगी और इस प्रकार के जो ये लोग भाजपा की गोदी में बैठेंगे ना, जाके इनको करारा जवाब देगी। तो और मैं कह रहा हूं, इसका जवाब जो है वो 28 तारीख को ईवीएम में कैद होगा और 31 तारीख को पता चल जाएगा। लेकिन ये पारिवारिक जंग कितनी लंबी चलेगी ये कोई नहीं कह सकता। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। तो इस पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला जनता टीवी पर लगातार जारी है। जैसा ना लगता किसी के पैदा ही ना हो। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।